हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम मौर्योत्तर काल को देखेंगे। अभी इससे पहले हमने मौर्य काल को पूरा कवर कर लिया है एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत, और ये जो प्लेलिस्ट है हम आरओ के लिए जो पढ़ रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज दिवाली भी है तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और इस वीडियो में लेकिन आज थोड़ा सा ही पढ़ना है, शुंग वंश और कर्ण वंश को पूरा कवर करना है, जिससे यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो गलत ना हो। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और यहाँ से पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। ये सभी जितने नोट्स वगैरह हैं, सब्जेक्ट वाइज जो नोट्स हैं या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन फॉर्म में, वो सभी, या फिर जो टेस्ट वगैरह हैं एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज के साथ क्विज हैं, वो सब ज्वाइन करने के लिए आरओ का एक ही ग्रुप बना हुआ है। उसको ज्वाइन करना हो तो जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके आप ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। इस पर जैसे ही आप आरओ ग्रुप डिटेल्स मैसेज करेंगे वैसे ही आपको पूरी एक डिटेल PDF भेज दी जाएगी। उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले मौर्य वंश के बाद जो वंश आते हैं उनको हम एक साथ मिला के मौर्योत्तर काल कह देते हैं। मौर्य वंश के बाद ही आए हैं। तो अब जो है हमने मौर्य वंश पिछली बार मतलब पिछले वीडियोस में ही पूरा कवर कर लिया है। मौर्य वंश के बाद के जो वंश है, यहाँ देखिए दो तरह के इसको पढ़ना है। एक तो कुछ देसी वंश थे जिनका उद्भव जो है भारत से ही हुआ, भारत के ही शासक थे वो, और कुछ विदेशी शासक भी आए थे, विदेशी वंशज भी आए थे जिन्होंने यहाँ पर राज्य किया था। तो पहले देसी को पढ़ना है। देसी में से शुंग वंश और कर्ण वंश को हम आज पढ़ेंगे। इसमें से एक क्रम भी पूछा जाता है, ये जो क्रम दिया हुआ है इसी क्रम में है ये वंश। पहले शुंग, फिर कर्ण, फिर सातवाहन वंश, फिर चेदी वंश, या फिर इसी को महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। इसी इतने से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इसको क्रम को देख लीजिएगा। फिर आभीर वंश आता है, इक्ष्वाकु वंश आता है और वाकाटक वंश। अब विदेशी जो वंशज थे इनमें इंडो ग्रीक पहले आए थे, फिर शक, फिर पर्थियन या फिर पहलव कहते हैं, फिर कुषाण आए थे। इन चारों को देखना है। तो यहाँ पे पहले देसी वालों में शुंग वंश को शुरू करते हैं। शुंग वंश इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आरओ में भी और यूपी PCS में भी। याद रखिएगा, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, यूपी PCS के लिए भी। तो पहला इसका जो संस्थापक था शुंग वंश का, वो थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक थे। और ये चर्चा हमें कहाँ पे मिलती है, तो मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण में इसकी चर्चा की गई है कि पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी थी। आगे अब पुष्यमित्र शुंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे पुष्यमित्र शुंग जो था उसको अनार्य कहा गया है। कहाँ पर कहा गया है, तो हर्षचरित में, बाणभट्ट के हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा गया है। इसके अलावा पुष्यमित्र द्वारा अशोक के स्तूप तोड़ने का भी उल्लेख किया गया है। पुष्यमित्र शुंग जो है ये वैदिक धर्म को मानता था, हिंदू धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को उतना नहीं मानता था, लेकिन ऐसा मतलब उल्लेख मिला है कहाँ पे, कि अशोक का स्तूप इसने तोड़ा था, ऐसा मिला है उल्लेख दिव्यावदान में। दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है। हमने जितनी भी साहित्यिक रचनाएं देखी थी उसमें दिव्यावदान भी आया था। तो ये जो है बौद्ध ग्रंथ है, इसमें ऐसा लिखा गया है। अब ये सीधे सीधे स्टेटमेंट आ जाता है कि दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अशोक का स्तूप तोड़ा था, ये मिलता है उल्लेख, तो फिर ये स्टेटमेंट जो है सही होगा। पुष्यमित्र के एक पुरोहित थे, या मित्र भी उन्हीं के टाइम पे थे ये। तो ये पतंजलि थे। पतंजलि जिन्होंने जो है महाभाष्य की रचना की, वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ऐसा भी स्टेटमेंट आ चुका है पहले एग्जाम में। तो समकालीन थे मतलब मित्र थे, पुरोहित थे उसी टाइम पे, तो ये जो है समकालीन ही माने जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है कि शुंग कालीन जो है यवन आक्रमणों की चर्चा, मतलब जो विदेशी आक्रमणकारी थे उस टाइम पे आए थे, ये चर्चा हमें कहाँ पे मिलती है, तो पतंजलि के महाभाष्य में। इसके अलावा गार्गी संहिता में भी इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, पुष्यमित्र ने विदर्भ की मतलब विदर्भ राज्य पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो मालविकाग्निमित्रम में। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का जो नाटक है उसमें ये उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र ने विदर्भ को जीता था। इसके अलावा पुष्यमित्र को हराया किसने था, तो कलिंग के शासक खारवेल ने पुष्यमित्र को हराया था। ये भी एक उल्लेख मिलता है। कहाँ पर मिलता है, तो कलिंग के शासक खारवेल के राजा का जो एक उल्लेख है, एक अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख, वहाँ पे ये उत्कीर्ण कराया गया है कि पुष्यमित्र शुंग को राजा खारवेल ने हराया था। तो ये एक अलग से स्टेटमेंट बनता है कि कहाँ पे मिला था ये अभिलेख। कलिंग में मिला था, हाथी गुम्फा अभिलेख, उसमें ये लिखा है कि खारवेल ने जो है पुष्यमित्र को हराया था। अब कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं, अभिलेख हैं, जिनसे शुंग काल की हमें जानकारी मिलती है। ये अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। एक तो पहला है अयोध्या अभिलेख। ये था राजा धनदेव का अभिलेख। ये बहुत पुराने राजा थे एक धनदेव, और इसी अभिलेख में बहुत सारे राजाओं का अलग अलग उल्लेख है, लेकिन इतना सिर्फ याद रखिएगा किसका ये अभिलेख है, तो राजा धनदेव का अभिलेख है ये। तो इसमें एक चीज़ ये भी लिखा मिला है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ अयोध्या में कराए गए थे।
कितने अश्वमेध यज्ञ? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, ऐसा मिलता है हमें अयोध्या के अभिलेख में। और इसी अभिलेख में कई अन्य राजाओं का उल्लेख है, उतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब दूसरा जो अभिलेख है शुंग वंश के बारे में, वो है बेसनगर अभिलेख। ये मध्य प्रदेश में स्थित है, विदिशा जिले में। और इसमें लिखा गया है कि यहाँ पर ये जो लेख है बेसनगर अभिलेख, ये एक गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा हुआ है। और इसको किसने खुदवाया था इस अभिलेख को? तो हेलियोडोरस ने खुदवाया था। हेलियोडोरस कौन था? तो शुंग काल के राजा, एक शासक थे भागभद्र, अभी आगे आएंगे। तो भागभद्र के दरबार में ये यूनानी एक राजदूत आया था। हेलियोडोरस जो है यूनानी राजदूत के रूप में आया था, अभी आगे हम देखेंगे। और शुंग काल के राजा जो है भागभद्र के दरबार में आया था, तो उसने एक अभिलेख खुदवाया था, बेसनगर अभिलेख। इसको भागवत धर्म से संबंधित है। ये व्यक्ति जो था तो यूनानी, लेकिन भागवत धर्म को मानता था। तो इसने गरुड़ स्तंभ को खुदवाया था। और पूछा जाता है बेसनगर स्तंभ कहाँ मिलता है? तो विदिशा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बात करेंगे, अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था? तो राजा भागभद्र के। भरूत का एक अभिलेख मिलता है, इससे भी हमें शुंग काल की जानकारी प्राप्त होती है। और ये भरूत अभिलेख कहाँ पर स्थित है? तो सतना में स्थित है, मध्य प्रदेश में। MPPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर यूपी के एग्जाम में आएगा तो केवल मध्य प्रदेश याद रखिए, मध्य प्रदेश में भरूत अभिलेख मिला है। अगले जो शासक हैं इसमें, पहला तो हमने देखा था पुष्यमित्र शुंग, दूसरे जो शासक हैं वो है अग्निमित्र। अग्निमित्र के बारे में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो है पुष्यमित्र शुंग के बाद ये शासक बने थे। और इनके बारे में बस इतना इंपॉर्टेंट है कि कालिदास के नाटक जो था मालविकाग्निमित्रम, उनके ये उस नाटक के पात्र थे। ये कालिदास ने इनको अपने नाटक का पात्र बनाया था। उसका जो एक उसकी पात्र मतलब जो एक्ट्रेस मान लीजिए, एक नाटक की जो लेडीज़ थी वो थी मालविका। मालविका एक राजकुमारी थी और अग्निमित्र, दोनों की ये कहानी थी, ये नाटक था। तो बस इतना इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। दूसरे शासक थे ये शुंग वंश के। फिर तीसरे शासक थे वज्रमित्र, इनके बारे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और चौथे शासक थे भागभद्र। ये वही भागभद्र हैं जिनके टाइम पे हिंद यवन शासक एंटिलियाकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था। किसका राजदूत था? एंटिलियाकिड्स का राजदूत था हेलियोडोरस, वो भारत आया था। और उसने जो अभी हमने देखा था, जो बेसनगर वाला अभिलेख था, जो गरुड़ स्तंभ पर खुदवाया गया था, वो वाला अभिलेख जो है हेलियोडोरस का है, जो कि भागभद्र के दरबार में आया था। नेक्स्ट अंतिम शासक जो शुंग वंश के थे वो थे देवभूति। 5वें शासक, अंतिम शासक देवभूति। और इनकी हत्या किसने करवाई थी? तो इन्हीं के मंत्री वासुदेव ने इनकी हत्या कर कर्ण वंश की स्थापना कर दी। अब कर्ण वंश का संस्थापक ही बहुत पूछा जाता है। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। और अगर पूछा जाए शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो देवभूति थे। ये सभी अंतिम शासक, पहले शासक मौर्योत्तर काल में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे शुंगकालीन कला जो है, ये सब हम आर्ट एंड कल्चर में भी अच्छे से कला वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आर्ट एंड कल्चर वाला अलग से। तो बस थोड़ा बहुत यहाँ पे जान लीजिए कि शुंगकालीन कला में जो मौर्योत्तर काल की कला भी इसको कहा जाता है कि विदिशा का गरुड़ स्तंभ मिला है। अजंता का जो 9वां चैत्य मंदिर है वो भी इस काल में बना था। नासिक और कार्ले का चैत्य कहते हैं, जो बौद्ध भिक्षु जहाँ पर पूजा करते थे उसको चैत्य कहा जाता था, और जहाँ पर रहते थे उसको विहार। और मथुरा की यक्षिणी की मूर्तियाँ भी शुंग के समय में शुंगकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा अगला जो वंश आता है जिसकी वासुदेव ने स्थापना करी थी देवभूति की हत्या करके, वो था कर्ण वंश। कर्ण वंश में 4 प्रमुख राजा हुए। पहले तो वासुदेव जो संस्थापक थे, और ये वंश जो था ब्राह्मण वंश को मानता था, ब्राह्मण वंश कहा जाता है इसको। जैसा कि अभी हमने देखा था शुंगकालीन वंश भी, पुष्यमित्र शुंग वाला भी वंश जो है पूरा ब्राह्मण सभ्यता को मानता था। और ये वाला भी, कर्ण वाला भी वैदिक संस्कृति और ब्राह्मण वंश को ही मानता था, वैदिक संस्कृति को संरक्षण भी प्रदान किया। अगला जो प्रमुख शासक है वासुदेव के बाद वो है भूमिमित्र, फिर तीसरा है नारायण और चौथा है सुशर्मन। बस पहला याद रखना है कि संस्थापक कौन था? वासुदेव। और अंतिम शासक कौन था कर्ण वंश का? तो सुशर्मन था। अभी जो सुशर्मन थे इनकी हत्या किसने की? तो कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करी थी सीमुक ने। सीमुक कौन था? तो सीमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था, जिसने कर्ण वंश को समाप्त करके सातवाहन वंश की स्थापना करी। तो बस इतनी ही चीज़ें इसमें एग्जाम में पूछी जाती हैं, और यही पहले भी पूछा गया, आगे भी बार बार यही चीज़ें घुमा फिरा के रिपीट करी जाती है, कभी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में, कभी मैचिंग के फॉर्म में। तो वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको सीरीज़ कैसी लग रही है। इसके अलावा अगर आर का ग्रुप ज्वाइन करना है तो जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी को हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।